हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 21st लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर के बारे में, बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियोज़ में इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के बारे में, और उसके बाद मैं आपको सिंटैक्स बताने वाला हूँ नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर का, और उसके बाद हम मूव करेंगे एक एग्जाम्पल प्रोग्राम की तरफ जिसके अंदर आपको मज़ीद क्लियर होगा कि नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर में किस तरह वर्क होता है। बेसिकली सबसे पहले मैं डेफिनेशन को उर्दू में एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर होता क्या है, फिर आपको सिंटैक्स और प्रोग्राम की तरफ लेकर चलेंगे। सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझाना है। डेफिनेशन के अंदर आप सबसे पहले सोचें कि नेस्ट क्या होता है। आपने नेस्ट के बारे में सुना होगा। नेस्ट घोंसले को कहते हैं, ये परिंदों का जो घोंसले होते हैं उसको हम नेस्ट कहते हैं। नेस्टेड इफ़। अब नेस्ट पे सबसे पहले नेस्ट कैसे बनता है, तो नेस्ट बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। नेस्टेड इफ़ इसका नेम ही इसी वजह से है। नेस्ट कहते हैं घोंसले को। घोंसला कैसे बनता है? घोंसला जब हम तिनके के अंदर तिनका डालते हैं तो वो एक गोल सा एक घोंसला बन जाता है। तिनके के अंदर तिनका, मतलब हम कह सकते हैं जो नेस्ट होता है ये तिनके के अंदर तिनका होता है और वो बनता बनता एक पूरा घोंसला बन जाता है। अब बात करते हैं हम नेस्टेड इफ़ की। इफ़ के अंदर अगर हम इफ़ को यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? नेस्टेड इफ़ बन जाएगा। यानी कि इफ़ के अंदर इफ़ जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर कहते हैं। चले जी हम एक रवायती सी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और उसके बाद आपको लेके चलूँगा मैं सिंटैक्स की तरफ। एन इफ़ स्टेटमेंट विद इन एन इफ़ स्टेटमेंट, यानी कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक इफ़ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। दोबारा से पढ़ते हैं। एन इफ़ स्टेटमेंट विद इन एन इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक इफ़ स्टेटमेंट और डाल दें तो वो क्या बन जाता है? इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। इन नेस्टेड स्ट्रक्चर, जो नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर क्या होता है? द कंट्रोल इंटर्स इनटू द इनर इफ़। अब ये इनर कहाँ से आ गया? एक आउटर इफ़ होता है, एक इनर इफ़ होता है। बेसिकली जो आउटर इफ़ होता है, सबसे पहला जो इफ़ बनता है उसको आउटर इफ़ कहते हैं। इफ़ के अंदर जो इफ़ लगता है उसको हम इनर इफ़ कहते हैं। यानी कि इफ़ के अंदर इफ़ जो लगता है उसको हम इनर कहते हैं। इनर कहते हैं अंदरूनी या इंटरनल पार्ट को हम बेसिकली जो इनर कहते हैं। इफ़ के अंदर वाला जो इफ़ होता है उसको हम आउटर इफ़, बाहर वाला इफ़ होता है। जो इनर इफ़ होता है वो अंदर वाला इफ़ होता है। ओनली व्हेन आउटर कंडीशन इज़ ट्रू, कहता है इनर इफ़ कब एग्जीक्यूट होता है या कब कंपाइल होता है? अगर आउटर इफ़ हमारा ट्रू होता है तो देन हम इनर इफ़ के अंदर अपने कंट्रोल को लेकर जा सकते हैं या हम घुस सकते हैं। आप ये कह सकते हैं ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इन द रिमेनिंग ब्लॉक ऑफ स्किप्ड ऑटोमेटिक। यानी कि इसमें एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है और बाकी जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो ऑटोमेटिकली स्किप हो जाता है। ये रवायती सी एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। चलें अब हम आप बात करते हैं सिंटैक्स की कि सिंटैक्स कैसा होता है नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर का। देखिए सबसे पहले हमने एक कंडीशन लगाई है इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन के अंदर फर्दर एक हमने क्या लगा दी है? इफ़ कंडीशन लगा दी है। इसका मतलब इफ़ के अंदर इफ़, तो ये बन गया ना नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। यस। अब सबसे पहले अगर हमें इस इफ़ को एग्जीक्यूट करवाना है या ये एग्जीक्यूट कब इफ़ स्ट्रक्चर इफ़ स्टेटमेंट होगी? अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो देन ये वाली इफ़ एग्जीक्यूट होगी। अगर ये इफ़ फॉल्स हो जाती है तो ये इस जगह से कंट्रोल इस एल्स पे आ जाता है, क्योंकि ये एक इफ़ एल्स ये रहा और एक इफ़ और एल्स ये रहा। ये दो बॉक्स बने हुए हैं बेसिकली। इफ़ के अंदर हमने इफ़ को यूज़ किया हुआ है तो इसलिए ये बन गया है हमारा, सॉरी, नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर बन गया ये हमारा। ठीक है। अब बात करते हैं हम ये एल्स कब एग्जीक्यूट होगा। मैंने पहले भी आपको बता दिया, अगर ये इफ़ फॉल्स होता है तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट जो हमारी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये इफ़ ट्रू होता है तो ये वाला इफ़ चेक होगा। अगर ये इफ़ फॉल्स हो जाता तो ये एल्स चलेगा। यानी कि इस इफ़ का ये एल्स रहा और इस इफ़ का ये वाला एल्स है। ठीक है। ये होप्स हो कि आपको समझ। अब इनर और आउटर इफ़ की बात हो रही थी वो भी थोड़ी सी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें, ये वाला जो हमारा इफ़ है ये आउटर इफ़ है। इफ़ के अंदर जो इफ़ लगा हुआ है ये वाला इफ़, ये वाला हमारा इनर इफ़ है। बेसिकली ये दो बॉक्स बने हुए हैं, इस पर क्लियरली लिखा हुआ है आउटर इफ़ एंड इनर इफ़। अब हम एक प्रोग्राम की तरफ हमें जाना चाहिए। मेरे ख्याल में टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको प्रोग्राम भी समझा के भेजूँगा ताकि आप ये ना कहें कि मुझे समझ नहीं आई ये नेस्टेड इफ़ होता क्या है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये स्लाइड्स एंड हो गई हैं, बेसिकली दो ही स्लाइड थी, तो मैं अब डेव कंपाइलर ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैंने क्विक से एक प्रोग्राम पहले से लिख के रखा हुआ है।
आप इस प्रोग्राम को पढ़ें, होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की तो समझ आ जाएगी, लेकिन हो सकता है आपको इस स्ट्रक्चर की समझ ना आए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। बेसिकली लॉट ऑफ मेथड हैं एक क्वेश्चन को हल करने के या एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सो हमने जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो हमने नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और इस क्वेश्चन को पढ़ने की ट्राई करें और समझें और माइंड में एक लॉजिक बनाएं कि ये कैसे सॉल्व होगा। नहीं तो मैं अभी अभी 2 मिनट में इसको सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। ओके फाइन, होप्स हो कि आपको प्रोग्राम की समझ आ गई होगी और आपने लॉजिक भी सोच ली होगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस प्रोग्राम को कि ये प्रोग्राम कैसे सॉल्व होगा। बल्कि मैं थोड़ा सा पहले बता दूं, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले वेदर ऑल नंबर आर इक्वल और नॉट। बेसिकली हमने 3 यूज़र से नंबर लेने और चेक करना है कि ऑल नंबर हमारे पास इक्वल हैं या नहीं। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, कह देंगे ये नंबर इक्वल नहीं है। हमने चेक करना है कि ऑल नंबर इक्वल होंगे तो हमारे पास मैसेज आएगा ऑल नंबर्स आर इक्वल, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। हम बेसिकली 3 यूज़र से नंबर ले रहे हैं, ठीक है। फिर चेक करें कि ऑल नंबर इक्वल हैं या नहीं। अगर नहीं होंगे तो हम कह देंगे कि नंबर्स आर डिफरेंट। अगर इक्वल होंगे तीनों नंबर तो हम एक मैसेज शो करवा देंगे कि ऑल नंबर्स आर इक्वल। चलें जी स्टार्ट करते हैं विद द हेडर फाइल इंक्लूड। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इंक्लूड conaio.h यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन और उसकी बॉडी स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले हमें 3 वेरिएबल लेने हैं, n1 ले लेते हैं, n2 ले लेते हैं और n3 ले लेते हैं। क्योंकि हमने 3 नंबर यूज़र से गेट करने हैं तो मैं सबसे पहले एक मैसेज देता हूँ एंटर 3 नंबर्स, ठीक है जी, एंडल। और सी इन के ज़रिए मैं 3 नंबर ले लेता हूँ n1 और देन अगेन n2 एंड अगेन n3। ये तीनों वेरिएबल्स के अंदर मैंने क्या ले लिए हैं, यूज़र से नंबर ले लिए हैं। बेसिकली एक लाइन में ही मैंने ये नंबर सारे गेट कर लिए हैं। अब मैं कंडीशन लगाने लगा हूँ इफ़ n1 इज़ इक्वल टू n2। ये फर्स्ट हमारी कंडीशन है। अगर n1 हमारी इक्वल होती है n2 के तो देन क्या हो। पहली कंडीशन ये है कि n1 n2 के बराबर हो चुकी है। फिर हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं कि n1 साथ में इक्वल होना चाहिए n3 के भी। तो देन जाके हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ऑल नंबर्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे एक मैसेज शो करवाने वाले हैं ऑल नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। ये मैसेज मैंने शो करवा दिया है कि ऑल नंबर्स आर इक्वल। देखिए ना, आप खुद से लॉजिक बना लें। अगर n1 इक्वल होगा n2 के बेसिकली और n1 n3 के भी इक्वल होगा तो हम कह देंगे कि नंबर्स ऑल नंबर्स आर इक्वल हैं। क्योंकि n1 n2 के बराबर है, n1 n3 के बराबर है, इसका मतलब ये तीनों नंबर क्या हैं, इक्वल हैं। एल्स में हम क्या कह देंगे, नंबर्स आर डिफरेंट, सी आउट नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है जी, एंडर। ये मैं इस इफ़ को इस जगह पे इसकी बॉडी को कर देता हूँ और इसको इस जगह पे कर देता हूँ। इसके बाद देखें इस इफ़ ये वाली इफ़ है, इसका एल्स अभी तक हमने नहीं लगाया, सो यहाँ पे इसका एल्स भी लगेगा, ठीक है। ये एल्स आ गया। एल्स में फिर हम यही कहेंगे अगर n1 n2 के बराबर नहीं होगा तो फिर भी हम सिंपली ये कह देंगे कि n1 n2 के बराबर ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर n1 n3 के बराबर हो भी जाता तो डजेंट मैटर, क्योंकि एक नंबर भी अगर कॉन्फ्लिक्ट कर गया n2 के, अगर n1 बराबर नहीं है तो हम सिंपली बाहर जाके इसकी एल्स में कह सकते हैं। हमें इनर लूप को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम कह देंगे नंबर्स आर नंबर्स आर डिफरेंट। यहाँ पर मैं नंबर्स आर डिफरेंट लिख दूँ, नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है जी, एंडल। अगर ये n1 n3 के बराबर होता है तो हम कह देंगे ऑल नंबर आर इक्वल। नहीं तो अगर n1 n3 के बराबर नहीं होता तो ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नंबर्स आर डिफरेंट करके, बाकी टोटली जो कंडीशंस हैं वो स्किप हो जाएंगी, ठीक है। अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका एल्स चल जाएगा। एल्स के अंदर हमने रखा हुआ है नंबर्स आर डिफरेंट। बेसिकली आपको होप्स हो कि किसी हद तक समझ आई होगी। कमिंग वीडियो में हम मोर एग्जाम्पल्स पुट करने वाले हैं, आपको मजीद एग्जाम्पल की समझ आ जाएगी। आप कॉपी पे ये इसको लिख के या कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करें, ये ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे लाइनें वगैरह लगाएं, इनर लूप और आउटर लूप को कंफर्म करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको समझ आ जाएगी। मैं इस प्रोग्राम को कंपाइलर रन करके आपको दिखाता हूँ। मैं कोई भी डमी नेम दे देता हूँ, कोई भी दे देता हूँ और सेव के बटन पे प्रेस करता हूँ तो मेरा प्रोग्राम कंपाइलर रन
होने के लिए रेडी था, लेकिन यहाँ पे एरर आ गया। एरर नहीं बेसिकली आया, बेसिकली हमने क्वेश्चन को कमेंट नहीं किया था, तो इस बेचारे को नहीं पता चला कि ये क्वेश्चन है, मुझे इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो इसलिए इसने कहा ये क्या है भाई, मुझे ये बताओ। मैंने फिर अब इसको कमेंट कर दिया। अब मैं अगेन इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, होप्स हो कि हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, और चल भी गया है। और मैं यहाँ पे 3 नंबर देता हूँ, 10, 20 एंड 10। देखें N2 जो हमारा इक्वल नहीं है N1 एंड N3 के, सो नंबर आर डिफरेंट, हमारे पास मैसेज आना चाहिए। तो हमारी होप के अकॉर्डिंग नंबर आर डिफरेंट का मैसेज आ रहा है। मैं अगेन इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, और अब की बार तीनों मैं नंबर इक्वल देने की ट्राई करता हूँ, 10 एंड अगेन 10 एंड अगेन 10, और अब मेरे पास नंबर तीनों इक्वल हैं, तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए ऑल नंबर्स आर इक्वल, एंड मेरे पास रिप्लाई आ चुका है, ऑल नंबर्स आर इक्वल। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो रहा है, और होप सो कि आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ hit the like button and subscribe my channel and share this video with your friends, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और अपने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।